कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हम पढ़े थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में। आज हम सॉल्व कर लेते हैं उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 6.1। फाइंड द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट d वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड d वेक्टर। दोनों ही वेक्टर हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो क्या बनेगा? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। यस और नो? क्या ठीक? और हमें निकालना है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा, तो कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बनेगा? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो कॉस थीटा चाहिए तो पहले हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का। क्या बनेगा? एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, चलो डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के कैप डॉट आई कैप 0, के कैप डॉट जे कैप 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका? आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप का के कैप के साथ। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके, किस में पढ़े? चैप्टर नंबर 4 में। तो आई कैप डॉट आई कैप करेंगे तो 3i कैप डॉट 5i कैप क्या बनेगा? 3 इंटू 5 15, आई कैप डॉट आई कैप 1, 4j कैप डॉट 4j कैप, जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 1, 4 इंटू 4 16, माइनस 5k कैप डॉट प्लस 3k कैप, के कैप डॉट के कैप हो जाएगा 1, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15, 15 माइनस 15 विल गेट कैंसल्ड। एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर वी विल गेट 16 यूनिट। यहाँ पे फोर्स किस में दिया हुआ है? यूनिट में। डिस्प्लेसमेंट किस में दिया हुआ है? यूनिट में। या तो ये सीजीएस में हो सकता है या तो एमकेएस में, तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या लिख रहे हैं? 16 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया 16 यूनिट। कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो एफ वेक्टर हमें दिया गया है, क्या बनेगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का? याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आई कैप के साथ क्या है? 3 स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। क्या ठीक? याद है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप था, और उसका मैग्नीट्यूड निकाला था अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सेम वे अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट 9, 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16, माइनस 5 का स्क्वायर क्या बनेगा? 25, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, तो ये बनेगा अंडर रूट 50। ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अंडर रूट 50 यूनिट। ठीक, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर निकालना है तो क्या बनेगा? अंडर रूट पहले कंपोनेंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या ठीक? 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, अगेन 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, तो ये बनेगा अंडर रूट 50 यूनिट। ठीक,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हमें मिल चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिल चुका है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 cos थीटा इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या मिला 16 यूनिट, तो ये बन गया 16 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या मिला √50 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बना √50, √50 इंटू √50 दैट इज 50, तो ये बनेगा 16/50। क्या ठीक, चलो ये बनेगा 8 2 जा 16, 25 2 जा 50। क्या ठीक, तो 8/25, 8/25 कीजिए क्या मिलेगा 0.32। क्या ठीक, 8/25 दैट इज 0.32। यहाँ तो आप क्या कर लीजिए 8 × 4 32, 25 × 4 100, 32/100 दैट इज 0.32। तो cos थीटा मिल रहा है हमें 0.32। तो यहाँ से आप लोग एक बार cos थीटा मिल चुका है 0.32, तो आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो, थीटा दैट इज cos इनवर्स 0.32। टेबल से आप लोगों को इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तो आप ऐसे ही लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.32। ठीक है, और क्या पूछें, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर ऑन डी वेक्टर, प्रोजेक्शन निकालना है। मान लो कि ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा थीटा। क्या ठीक, सो हियर दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। क्या ठीक, फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर बी if I draw the perpendicular on this vector A, then that will give me component of B adjacent to theta, that will be B cos theta। क्या मिलेगा B cos theta। So B cos theta is the projection of vector B on vector A, B cos theta is the projection of vector B on vector A, same way। If we draw perpendicular from the head of vector A on vector B, this is theta, then component of A adjacent to theta, that is A cos theta, that is the projection of vector A on vector B, projection of vector A on vector B, that is A cos theta। तो यहाँ पे मिला प्रोजेक्शन B cos theta, वहाँ पे मिला A cos theta। हमें क्या पूछे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F वेक्टर ऑन D वेक्टर, तो क्या बनेगा, जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी का तो बी cos थीटा, ए का तो ए cos थीटा, किसका प्रोजेक्शन निकाला, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, तो क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो क्या बन जाएगा एफ cos थीटा। तो प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ ऑन वेक्टर डी इज एफ cos थीटा। तो एफ cos थीटा क्या मिले हमें, f मिल चुका है, f कितना है √50, कितना है √50 इंटू cos थीटा, cos थीटा हमें क्या मिला हुआ है 0.32, क्या मिला हुआ है 0.32, √50 इंटू 0.32 करें तो मिलेगा आपको आंसर 2.62 न्यूटन। cos थीटा का कोई यूनिट नहीं बनेगा, फोर्स का बनेगा 2.62 न्यूटन। क्या ठीक, कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा 2.262 न्यूटन। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन डी वेक्टर इज एफ cos थीटा, तो ये मिलेगा 2.262 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 6.1। लिखना है जल्दी से लिख लो। चल आइए सोल्व करते हैं एग्जाम्पल 6.3।
अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। स्किडिंग स्टॉप मतलब साइक्लिस्ट जा रहा होगा और साइकिल स्लिप हो गई, और स्लिप होने के बाद वो आगे जा रही है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होने के बाद साइकिल रेस्ट पे आती है, स्टॉप होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। इस समय पे साइकिल पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? रोड की वजह से। और रोड मतलब सरफेस, सरफेस जो है कौन सा फोर्स लगाएगी? सरफेस जो है, जो साइकिल स्लिप होते जा रही है उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, अपोज करेगा। तो मान लो ये सरफेस से कोई साइकिलिस्ट जा रहा था और स्लिप हो गया, और स्लिप होते होते जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ? 10 मीटर। ठीक है, उस समय पे फ्रिक्शन फोर्स जो लगा, ये रोड की वजह से जो फोर्स लगा फ्रिक्शन फोर्स, वो कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 180 डिग्री। क्या ठीक? क्या पूछा है? हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल? वर्क डन बाय स्टॉपिंग और फ्रिक्शन फोर्स ऑन साइकिल इज, यहाँ पे हमें कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है। कितना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है? 200 न्यूटन। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू स्टॉपिंग फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट D, एंड एंगल बिटवीन देम दैट इज 180। वैल्यू ऑफ cos 180 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा -FD बिकॉज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया -FD। फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है 200 न्यूटन, तो ये हो गया -200 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा? 10, तो ये बनेगा -2000 जूल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? दैट इज जूल, -2000 जूल। चलो बी पे आ जाते हैं। क्या पूछा है सेकंड पार्ट में? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? साइकिल कितना काम करेगी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's third law, cycle will apply equal and opposite force on the road. Yes or no? According to Newton's third law of motion, साइकिल विल अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द रोड। अगर रोड इसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लगा रहा है साइकिल के ऊपर, तो साइकिल भी तो रोड पे फोर्स लगाएगी, तो फोर्स तो लग रहा है, तो वर्क डन मिलेगा कि नहीं? दिस इज द वर्क डन बाय रोड ऑन द साइकिल। नाउ वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड इज फोर्स FD cos थीटा। कितना फोर्स लग रहा है? 200। ठीक, इतना फोर्स लगाएगी। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड? साइकिल तो स्पीड करते हुए 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कर रही है, पर रोड भी डिस्प्लेस होगा क्या? रोड आगे पीछे जाएगा साइकिल फोर्स लगाएगी तो? रोड चलने वाला नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 cos थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। वर्क डन बाय साइकिल is 0 joule. Work done by road, that is -2000 joule, because here force is in the direction opposite to displacement, therefore work done that is negative. Here displacement that is 0. मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में 0 वर्क कब होगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, फोर्स तो लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। ये जो फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, वो इनफ नहीं है रोड को डिस्प्लेस करने के लिए। रोड डिस्प्लेस होने वाला नहीं है, रोड थोड़ी
डिस्प्लेस होगा, साइकिल डिस्प्लेस हो रही है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट साइकिल का है और कुछ वर्क डन हो रहा है, पर साइकिल के फोर्स की वजह से रोड थोड़ी डिस्प्लेस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0। हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, वेक्टर में लेने जाएं तो एफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बी है, ये मिलता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी that is equal to negative of the force acting on B due to A. Work done by B on A will not be equal to work done by A on B. WAB will not be equal to WBA. It is not necessary कि ये चीज़ हो, कभी हो भी सकती है, पर हर केस में ये चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। ये नेसेसरी नहीं है। WAB इज इक्वल टू WBA मिले, FAB इज इक्वल टू FBA वी विल गेट, बट WAB विल बी इक्वल टू WBA और इट विल नॉट बी। हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे कि इस केस में नहीं हो रहा। वर्क डन बाय रोड इज इक्वल टू -2000 जूल, बट वर्क डन बाय साइकिल ऑन द रोड दैट इज 0 जूल। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि जितना वर्क रोड साइकिल पे कर रहा है उतना ही साइकिल रोड पे करे, कि ठीक। फोर्स के लिए एप्लीकेबल है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वर्क के लिए नहीं। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। लिखना है जल्दी से लिख लो। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.11। दो एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल 6.1, 6.3। आप सॉल्व कर लेते हैं एक एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। Exercise numerical 6.11. A body constrained to move along the z-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F vector given by, again constant force दिया हुआ है, और constant force के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वर्क डन बाय constant force। F vector is equal to -a cap minus i cap plus 2j cap plus 3k cap न्यूटन। तो फोर्स हमें दिया गया है, F vector is equal to -i cap प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, ठीक। वेयर i कैप, j कैप, k कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x, y and z एक्सिस ऑफ द सिस्टम रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द z एक्सिस। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी बॉडी? 4 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? जेड एक्सिस में। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट दिखाना हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? डी वेक्टर इज इक्वल टू 4j कैप, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव जेड की बात की नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हम दिखाएंगे 4j कैप। अब एफ वेक्टर है हमारे पास, डी वेक्टर है, और क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन निकालना है तो हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ वेक्टर हमें दिया हुआ है, कितना है? -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट j कैप नहीं आएगा, कौन सी डायरेक्शन है? जेड एक्सिस, तो क्या बनेगा? 4k कैप। तो ये बनेगा 4k कैप। चलो, तो जैसे कि मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट होगा तो k के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, बाकी k कैप डॉट i कैप 0, k कैप डॉट j कैप 0, तो 3k कैप डॉट 4k कैप क्या बने? 3 × 4 12, k कैप डॉट k कैप क्या बन जाएगा? 1, तो दिस इज 12। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? जूल। सो वर्क डन बाय दिस force in moving the body of distance 4 meter along the z axis is 12 जूल। छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल हो गए वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, वेरी कर रहा होगा, तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में
ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। व्हेन फोर्स डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो जैसे डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। व्हेन फोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम, तो टाइम चेंज होने से भी फोर्स चेंज हो सकता है। सो व्हेन वी हैव वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स मतलब क्या, जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो तो भी हमें कैसा फोर्स मिलेगा, वेरिएबल फोर्स, बिकॉज फोर्स दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है। तो जब वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे हम निकालेंगे वर्क डन, वो हमें निकालना है, वो हमें समझना है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, उसके लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, ये फॉर्मूला में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वर्क डन W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, दिस इज एप्लीकेबल, वर्क डन W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर वी कैन अप्लाई फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स, नॉट फॉर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, जनरली हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स तो रेयर फोर्स है, कभी कभी मिलेगा, कोई कंडीशन दी होगी कांस्टेंट फोर्स की, बट जनरली वी हैव वेरिएबल फोर्स जो वेरी कर रहे होंगे डिस्टेंस के साथ, टाइम के साथ, कोई फंक्शन के साथ। ठीक है, तो जब वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे वर्क डन निकालना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। लिखना है तो लिख लेना।